हाँ तो जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मोहन कुमार आप सबका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मॉम डैड ऑनलाइन का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास में जो पहला चैप्टर पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। और इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि दहन के बारे में, दहन क्या है, दहन से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, उन सब कारण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले आप क्या करिए, क्लास को लाइक कर ही दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो क्लास में पढ़ेंगे कि दहन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दहन जानेंगे। तो दहन का पहले अर्थ समझिए। दहन का अर्थ होता है कि जलना। तो दहन का अर्थ क्या होता है कि जलना। देखिए, दहन एक वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं। इस बात को समझिए, जिस प्रकार से जैसे ले सकते हैं C+O2 गिव डैट CO2 प्लस ऊष्मा प्लस क्या ले सकते हैं, प्रकाश। तो आप इसके लिए प्रूफ डैट समझ लीजिए। पहले की कर रहे, पहले लिखिए तो दहन क्या ऑप्शन में यहाँ पर लिखिए दहन। आप पूछेंगे कि दहन का परिभाषा या दहन का अर्थ। दहन का अर्थ होता है कि जलना। क्या होता है? जलना। जलना दहन का अर्थ पूछेगा तो आप लिख सकते हैं कि दहन का अर्थ होता है जलना। अब देखिए, हम परिभाषा में क्या बोले थे कि दहन वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ को जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो चलिए यहाँ पर हम प्रूफ करके दिखाते हैं। चलिए हम एक माचिस लेते हैं। ठीक है, देखिए ये माचिस हुआ। अब देखिए यहाँ पर कि क्या होगा कि हम जला रहे हैं। देखिए जला रहे हैं, यहाँ पर देख लिए कि जला तो यहाँ क्या हो, ऊष्मा प्राप्त हुआ और ऊष्मा से क्या हो, यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश भी हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दहन कहते हैं। तो चलिए आप जब समझ गए हैं तो आप क्या करते हैं कि परिभाषा भी लिख लेते हैं। चलिए परिभाषा लिखिए। परिभाषा क्या? तो परिभाषा है आपका दहन वैसा रासायनिक अभिक्रिया है। अब देखिए इसका अर्थ हुआ। आप परिभाषा यहाँ से लिखिए परिभाषा। क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे कि दहन वैसा रासायनिक अभिक्रिया है। लिखेंगे दहन, क्या लिखेंगे? दहन वैसा, लिखेंगे दहन वैसा रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? दहन वैसा रासायनिक अभिक्रिया क्या लिखेंगे? दहन वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या लिखेंगे? जिसमें किसी, लिखेंगे किसी पदार्थ को जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दहन कहते हैं। क्या समझ में आया? हमने आप सबको प्रूफ करके बताएं कि दहन किसे कहते हैं। दहन का अर्थ होता है जलना। अगर दहन का अर्थ पूछा जाएगा तो जलना बता देंगे, लेकिन दहन का परिभाषा क्या होगा? दहन वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे दहन कहते हैं। या सीधा बता सकते हैं कि दहन वैसा पदार्थ है जिसमें किसी वस्तु को जलाने पर ऊष्मा प्राप्त हो या प्रकाश उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं कि दहन कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे के लिए बात करेंगे तो हम जैसे पर भी बात कर लेंगे। जैसे क्या लिखेंगे? जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जैसे देखिए, जैसे लिखिए अपने नोटबुक में। क्या लिखेंगे? C+O2। देखिए C+O2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर C+ जब हम O2 लिखे तो अब गिव डैट करने के बाद क्या होगा? CO2 हो जाएगा। अब देखिए CO2, अब CO2 के बाद क्या होगा? यहाँ पर क्या बोले थे कि ऊष्मा। देखिए ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है, माने ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। तो प्लस में हो जाएगा क्या? प्लस में हो जाएगा ऊष्मा। अब प्लस में क्या होगा? यहाँ पर प्रकाश कर रहा है तो हो जाएगा प्रकाश हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गया आप सबको? तो समझ गया तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब समझ गए। अब इतना बात को समझ गए तो आप नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम जानेंगे कि अब दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ क्या है। तो अब देखिए, जो पदार्थ जलता है उसे ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ जलता है उसे ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो गया? जैसे में देखिए कार्बन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे?
तो आप लिखिए दहनशील, दहनशील लिखिए, दहनशील, दहनशील लिखिए तो दहनशील। आप देखिए दहनशील दीजिए, दहनशील क्या देंगे, दहनशील। और दहनशील को ही क्या कहते हैं, दहनशील को ही कहते हैं दहनशील, दहनशील या ज्वल क्या देंगे, ज्वलनशील देंगे, दहनशील या, दहनशील या ज्वलन, ज्वाला, ज्वालाशील, ज्वालाशील क्या देंगे, ज्वालाशील देंगे। ठीक है, अब यही बात है, दोनों सेम ही बात है। अब देखिए, अब इसका परिभाषा, इसका डिफिनेशन क्या है कि अब ज्वलन, देखिए ज्वलनशील या दहनशील किसे कहते, किसे कहते समझिए, जो पदार्थ जलते हैं, क्या लिखेंगे, जो पदार्थ, जो पदार्थ, जो पदार्थ जलते हैं, जलते हैं उसे ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, दहनशील पदार्थ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि दहनशील या ज्वलनशील, तो जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील कहते हैं। अब देखिए हम क्या किए, आप सबको जला कर दिखाए। देखिए इस प्रकार से हमने माचिस लिए, तो माचिस में देखिए तिल्ली जब जला तो ये जल जो रहा है यही हुआ क्या, ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ। क्या समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा तो आप सब जरूर शेयर करें इस क्लास को। अब देखिए उसके बाद जैसे पर हम बात कर लेते हैं, जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे में आ जाएगा आप सबका कार्बन। जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे में क्या लिखेंगे, जैसे में लिखिए तो, जैसे में लिखिए कार्बन, कार्बन क्या लिखेंगे, कार्बन लिखेंगे। कार्बन के बाद आप लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम, कार्बन के बाद लिखिए मैग्नीशियम, क्या लिखेंगे, कार्बन के बाद लिखेंगे आप, कार्बन के बाद क्या लिखेंगे कि लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या लिखेंगे, कार्बन के बाद लिखेंगे आप, कार्बन के बाद आप लिखेंगे कि मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के बाद क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के बाद लिखेंगे मोमबत्ती, मैग्नीशियम के बाद लिखेंगे मोमबत्ती, क्या लिखेंगे, मोम क्या लिखेंगे, मोमबत्ती क्या लिखेंगे, मोमबत्ती लिखेंगे, मोमबत्ती, मोमबत्ती लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मोमबत्ती के बाद क्या लिखेंगे, मोमबत्ती, मोमबत्ती के बाद आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लकड़ी लिखेंगे, लकड़ी लिखेंगे। इसी प्रकार से डॉट डॉट करके आप आदि या इत्यादि लगा सकते हैं। अब इस बात को समझिए ना, दहनशील या ज्वलनशील किसे कहते हैं, जो पदार्थ जलता है। तो जैसे कार्बन लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए, मोमबत्ती लीजिए, लकड़ी लीजिए, सब पदार्थ जलेगा। अब आपको पूछा जाएगा इसी में, अब क्या पूछा जाएगा, अब इसी में अगला टॉपिक आ जाएगा कि ओ, अब इसमें लगेगा अदहनशील, अदहनशील लग जाएगा, अदहनशील। अब अदहनशील लग जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए अदहनशील हो जाएगा, यहाँ पर अज्वलनशील हो जाएगा, अज्वलनशील हो जाएगा। अब इसका डेफिनेशन क्या है या इसका परिभाषा क्या है समझिए। अब इसका परिभाषा क्या है, अब देखिए जो पदार्थ, यहाँ पे लिखेंगे जो पदार्थ, क्या लिखेंगे, जो पदार्थ, क्या लिखेंगे, जो पदार्थ, जो पदार्थ जलते नहीं है, जो पदार्थ जलते नहीं है। अब देखिए जो पदार्थ जलते नहीं उसे क्या कहते हैं, उसे अदहनशील पदार्थ कहते हैं या अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये बात को समझिए। अब तो इसका भी तो कुछ जैसे होगा ना, अब इसका जैसे क्या, अब देख लीजिए जैसे में हम क्या ले रहे हैं। अब देखिए जैसे में समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे में क्या है। अब जैसे में क्या है, देखिए जैसे हम सबसे पहले ले लीजिए आप क्या, मिट्टी को ले लिए, मिट्टी। अब जैसे हम क्या ले, मिट्टी, मिट्टी ले लिए। अब क्या लेंगे, मिट्टी, मिट्टी के बाद जैसे में ले लिए मिट्टी। अब देखिए ईंट ले लीजिए आप, ईंट ले लीजिए। ईंट के बाद आप क्या ले सकते हैं, आपको क्या सुझाव आ रहा है, आपको क्या दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है तो पत्थर लीजिए। पत्थर के बाद क्या दिख रहा है, पत्थर के बाद आप सबको आपके सामने दिख रहेगा बालू, तो बालू ले लीजिए। अब इसी प्रकार से डॉट डॉट करके क्या लगाएंगे, इत्यादि लगा देंगे या आदि लगा देंगे। अब उसी प्रकार से हो गया। अब क्या सब जाने, आप सबसे पहले दहन जाने। दहन का अर्थ होता है कि जलना। दहन किसे कहते हैं, दहन वैसा रासायनिक अभिक्रिया है जो किसी पदार्थ को जलाकर अपने आप को उष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे दहन कहते हैं। जैसे भी बता दिए C+O2 गिव दैट CO2 प्लस उष्मा प्लस प्रकाश, ये बता दे। उसके बाद आप क्या जाने, उसके बाद आप जाने कि दहनशील या ज्वलनशील, तो जो पदार्थ जलता है। मैंने आपको जैसे आपको उदाहरण के सामने दिखा दिए, प्रूफ करके दिखाए कि जो पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कि
दहनशील या ज्वलनशील। अब कार्बन, मैग्नीशियम, मोमबत्ती, लकड़ी, ये सब है, ये सब पदार्थ जलता है। लेकिन आपको क्या पता है कि अदहनशील। अब अदहनशील को समझिए कि अदहनशील क्या, जो पदार्थ जलते नहीं है या जलता नहीं है। तो क्या हुआ, मिट्टी को जलाए हैं कभी, नहीं जलेगा। ईंट को कभी जलाए हैं, नहीं जलेगा। पत्थर देख लिए, बालू देख लिए, इस प्रकार से हो जाएगा। ये सब बात होगा। अब देखिए इतना पढ़ने के बाद अब आ रहा है कि अब एक पॉइंट आ रहा है कि लास्ट में आ रहा है कि संक्षारण। अब संक्षारण को आप जानेंगे तो संक्षारण क्या है, तो चलिए हम संक्षारण को भी जान लेते। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है कि संक्षारण है। क्या है संक्षारण, देखिए क्या संक्षारण, क्या है संक्षारण। अब देखिए संक्षारण किसे कहते, अब इस बात को समझिए। संक्षारण किसी भी धातु या वायु एवं नमी के संपर्क में आकर खराब हो जाना संक्षारण कहता है। आप इस बात को समझते हैं कि किसी भी धातु या एवं वायु के संपर्क में आकर खराब हो जाना संक्षारण कहलाता है। आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, किसी भी, लिखिए किसी भी, लिखिए किसी भी, लिखिए किसी भी, क्या लिखेंगे, किसी भी, क्या लिखेंगे, किसी भी धातु या क्या लिखेंगे, किसी धातु का वायु के संपर्क या क्या लिखेंगे, किसी भी धातु का वायु के संपर्क में आकर खराब होना ही संक्षारण कहलाता है। होना ही संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। अब इस बात को क्या समझे, किसी भी धातु का वायु के संपर्क में आकर खराब हो जाना क्या कहलाता है, कि संक्षारण कहलाता है। ये बात को लिखे। अब देखिए इसका और एक डिफिनेशन हम लिखा सकते हैं कि अब देखिए क्या हो रहा है कि संक्षारण के बाद किसी भी धातु का वायु एवं नमी के संपर्क में, क्या वायु एवं नमी के संपर्क में आकर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब देखिए अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं वायु एवं, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए एंड में क्या लिख सकते हैं, अब देखिए वायु, देखेंगे वायु एवं नमी, वायु एवं नमी के उपस्थिति में, नमी के संपर्क में लिखेंगे। वायु एवं नमी के संपर्क में, नमी के क्या लिखेंगे, नमी के संपर्क में आकर खराब हो जाना, क्या कहता है कि संक्षारण कहलाता है। तो संक्षारण को क्या समझे, संक्षारण अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे कि जब कोई धातु वायु या नमी के संपर्क में आकर, माने कि उसकी लग आकर उससे अभिक्रिया कर वह खराब हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। इस बात को समझ गए। अब चलिए जब समझ गए हैं तो एक बार लाइक कर ही दीजिए ना। अब उसी प्रकार से देखिए हम बोर्ड भर चुका है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और हम बोर्ड को साफ करते हैं। जब तक मैं साफ करते हैं तब तक मैं बैठिए मत, रिवीजन करिए। आप बताइए कि दहन किसे कहते हैं, कमेंट करिए दहन किसे कहते हैं, या अज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, उसका एक जैसे बता दीजिए। दहनशील पदार्थ का संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण किसके उपस्थिति में आकर खराब हो जाता है, आप बताइए किससे अभिक्रिया कर खराब हो जाता है। ये सब क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। तो अब चलिए उसके बाद जब इतना बात को हम जान ही लिए तो अब जानेंगे संक्षारण से कैसे बचे। अब जानेंगे कि संक्षारण से कैसे बचे। तो चलिए हम इसका लेते हैं, क्या लेते हैं कि संक्षारण से कैसे बचे। देखिए समझना है कि संक्षारण से कैसे बचे। क्या लिखेंगे, संक्षारण लिखेंगे, संक्षारण से कैसे बचे, क्या लिखेंगे, कैसे बचे, ठीक है बचे। अब देखिए संक्षारण से कैसे बचे। अब संक्षारण से कैसे बचना है, इसकी कोई तो उपाय होगा, कोई समस्या होगा। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की दुख होते हैं तो वह डॉक्टर के पास जाता है, तो उसी प्रकार से संक्षारण से बचने के लिए अगर वह
वायु के या नमी के संपर्क में आकर खराब हो जाता तो इसका कोई तो उपाय होगा बचने के लिए। तो चलिए पहला उपाय क्या है, वायु व जल से दूर रखना। पहला देखिए, पहला क्या है कि वायु, देखिए वायु एवं जल से दूर रखना। पहला ये हुआ। अगर वायु एवं जल से आप दूर रखेंगे, अगर आप वायु एवं जल से दूर रखेंगे तो क्या होगा, संक्षारण से बचाव हो जाएगा। पहला यही है, पहला काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम है कि धातुओं पर तेल या ग्रीसीकरण करके। देखिए अब दूसरा क्या है, दूसरा है कि धातु, देखिए धातु पर तेल या ग्रीस लगा कर। अब देखिए जब धातु है, अगर आप देखते होंगे कि कल के पाइप को देखें, अगर उस पाइप को अगर आप बाहर में रख दीजिएगा तो क्या करेगा, वह वायु से या वो नमी से अभिक्रिया करके वह खराब हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, अगर तेल या ग्रीस लगा कर रख देंगे तो उस पर नहीं लगेगा। तो दूसरा यही था। अब तीसरा क्या देंगे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति। अब तीसरा देंगे आप ऑक्सीजन की आपूर्ति। तीसरा क्या देंगे, तीसरा देंगे ऑक्सीजन, क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की लिखेंगे, ऑक्सीजन की। अब क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि ऑक्सीजन की लिखेंगे, ऑक्सीजन क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन या वायु से दूर रखना। क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, मैंने ये इसको हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए। चलिए आप क्या लिखिए, आप लिखिए धातु पर जिस्तीकरण या लेप करके। क्या लिखेंगे, धातु पर लिखेंगे, धातु पर क्या लिखेंगे, धातु पर लिखेंगे, धातु पर जिस्ता या क्या लिखेंगे, या क्या लिखेंगे, जिस्ता का लेपन करके, जिस्ता का लेपन करके ये बात को लिख लिए। तो ये सब उपाय है कि उससे बचने के लिए आप क्या अब उसके बाद देखिए, ये बात को 3 बात को आप कर लेते हैं कि आप तो संक्षारण से बच जाएंगे। आप संक्षारण जान लें तो अब इसमें अब एक पॉइंट आ रहा है कि लोहे में जंग लगना। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि अब देखिए टॉपिक क्या है कि लोहे में जंग लगना। अब टॉपिक है कि लोहे, क्या लेंगे, अब देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना, क्या लोहा में जंग लगना, ये टॉपिक है। अब देखिए लोहा में जंग लगना, इस बात को समझिए, तो लोहा में कैसे जंग लगता है, जब लोहा वायु एवं नमी के संपर्क में रहता है। जब लोहा वायु एवं संपर्क के नमी में रहता है तो वह क्या होता है, संक्षारित हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। तो अब इसका परिभाषा लिख सकते हैं, क्या परिभाषा लिखेंगे, जब लोहा वायु एवं क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब लोहा वायु एवं नमी, क्या लिखेंगे, वायु एवं नमी के संपर्क में रह कर वह क्या करता है कि रहकर वह संक्षारित हो जाता है तो इसी प्रक्रिया को लोहा में जंग लगना कहलाती है। अब इस बात को समझिए, क्या कारण कि जब लोहा वायु एवं नमी के संपर्क में रहकर वह संक्षारित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहता है, इस प्रक्रिया कहा जाता है कि लोहा में जंग लगना। आपको पूछा जाएगा कि लोहा में जंग लगना इसका डेफिनेशन क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि सीधा बोलिए कि जब वायु एवं नमी के संपर्क में रहकर जब वह संक्षारित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को या उस विधि को क्या कहते हैं कि लोहा में जंग लगना।
यहाँ तक समझ गए। अब जब लोहा में जंग लग रहा है तो लोहा में अगर लोहा इतना जो रखा है, आदमी रखता है तो लोहा में जंग लगने से बचने के उपाय भी होगा। तो अब चलिए लिखिए, लोहा को जंग लगने से कैसे बचाए। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहीं पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए, क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए लोहा, लोहा को जंग लगने से कैसे बचाए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए पहला इसमें क्या है, पहला है कि ऑक्सीजन व नमी से दूर रखना। क्या है, ऑक्सीजन व नमी से दूर रखना। तो पहला इसमें लिखिए ऑक्सीजन, क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन व नमी से दूर रखना। ठीक है। अब दूसरा हम क्या जानेंगे, देखिए दूसरा इसमें क्या समझना, जब ऑक्सीजन व नमी से हम दूर रखते हैं, अब दूसरा इसमें समझना है, क्या समझना है कि पेंट कर दूसरा क्या समझना है, दूसरा समझना है कि पेंट करके। अब देखिए पेंट करके, अगर जब लोहा पर अगर पेंट कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा और ना ही खराब होगा, वह ना ही वायु से अभिक्रिया करेगा। ठीक है। अब तीसरा क्या लिख सकते हैं, तेल या ग्रीस लगाकर। तीसरा लिख सकते हैं आप, तीसरा लिख सकते हैं तेल, क्या लिखते हैं, तेल या, क्या लिखते हैं, तेल या ग्रीस लगाकर। अब देखिए उस प्रकार से चौथा क्या लिखते हैं, चौथा हम क्या सकते हैं, यहाँ पर जब समझे तेल या ग्रीस लगाकर, चौथा समझिए जिस्ता का लेपन करके, जिस्ता का लेपन करके इस बात को समझिए। अब देखिए लोहा में जंग लगना, ये भी परिभाषा बता दिए, लोहा को जंग लगने से कैसे बताए उसका उपाय भी बता दिए, ये सब सारी बात बता दी। अब हम चलते हैं उससे आगे, एक बहुत ही अब पूछेंगे कि आप जिस्ता क्या है, उस सब पर भी बात करेंगे। अब जिस्ता समझ गए, अब आप अपनी कॉपी में हेडिंग देंगे कि क्या हेडिंग देंगे, कि जिस्तीकरण। क्या हेडिंग देंगे, जिस्तीकरण। लिखिए जिस्तीकरण। अब देखिए जिस्तीकरण, अब जिस्तीकरण को आप समझिए, जिस्तीकरण क्या है, जिस्तीकरण को ही गैल्वेनीकरण कहते हैं। जिस्तीकरण को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। जिस्तीकरण को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। अब इसका परिभाषा क्या है कि किसी भी धातु पर जिंक जिस्ता का लेप चढ़ाना जिस्तीकरण कहलाता है। क्या लिख सकते हैं, किसी भी धातु पर, लिखिए तो किसी भी धातु पर जिंक या जिस्ता का लेप क्या लिखेंगे, लेप चढ़ाना ही क्या कहलाता है, जिस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहलाता है। जिस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहलाता है। अब इस बात को समझिए कि किसी भी धातु पर जिंक या जस्ता का लेप चढ़ाना ही जिस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या अब इसे क्या कहा जाता है, एक दूसरा नाम है कि यशद लेपन भी इसका नाम है। जिस्तीकरण को यशद लेपन भी कहते हैं, गैल्वीकरण कहते हैं। इस बात को समझ गया। अब देखिए, अब एक इसमें पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है कि अब पॉइंट आता है कि एनोडीकरण। अब इस बात को जानिए कि क्या जानेंगे कि एनोडीकरण क्या जानेंगे आप, एनोडीकरण। अब देखिए अपने कॉपी में लिखिए एनोडीकरण क्या है, एनोडीकरण, इस बात को जानेंगे एनोडीकरण के बारे में। अब एनोडीकरण किसे कहते हैं, इस बात को समझिए। कह रहा है कि एल्युमिनियम धातु पर ऑक्सीजन की परत का बनना एनोडीकरण कहलाता है। क्या लिखेंगे कि एल्युमिनियम, लिखिए एल्युमिनियम, क्या लिखेंगे, देखिए एल्युमिनियम, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि एल्युमिनियम। देखिए क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे एल्युमिनियम, देखिए लिखेंगे एल्युमिनियम, क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम। देखिए आप समझिए, एल्युमिनियम धातु पर, लिखिए एल्युमिनियम धातु पर
धातु पर ऑक्सीजन, क्या लिखेंगे, पर ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परत, ऑक्सीजन का परत, क्या लिखेंगे कि एल्युमिनियम धातु पर ऑक्सीजन का परत, ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का परत, ऑक्सीजन की मोटी परत लिखिए, ऑक्सीजन की मोटी लिख दिया, ऑक्सीजन की मोटी परत, क्या लिखें, ऑक्सीजन की मोटी परत, यहाँ पर लिखिए मोटी परत, क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम धातु पर ऑक्सीजन की मोटी परत, क्या लिखेंगे कि मोटी परत का बनना उसे बनना ही क्या कहता है, एनोडीकरण कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। अब क्या समझे कि आप समझे कि एनोडीकरण, देखिए एनोडीकरण क्या कि एक एल्युमिनियम धातु ले लीजिए, उस एल्युमिनियम धातु पर क्या करिए कि ऑक्सीजन की मोटी परत चढ़ा दिए, ऑक्सीजन के, देखिए मान लीजिए क्या है, मान लीजिए ये एल्युमिनियम का एक धातु, समझ लीजिए ये एल्युमिनियम का धातु, इस पर हम क्या किए कि देख ले, ये मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ये मोटी परत हम चढ़ा दिए, तो उसे ही कहते हैं एनोडीकरण। बात को समझ में आ गया ना, समझ आ गया तो एक लाइक एंड एक कॉमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ तक समझे। अब उसके बाद आ रहा है कि आप उसके बाद क्या आ रहा है कि अब देखिए उसके बाद आ रहा है कि उसके बाद विकेंद्रिता। अब विकेंद्रिता आता है यहाँ पर, तो देखिए विकेंद्रिता। अब देखिए विकेंद्रिता को समझ लेते हैं, विकेंद्रिता क्या है, तो देखिए विकेंद्रिता को समझ लेते हैं। अब देखिए क्या है, अब लिखिए तो अपने कॉपी में क्या लिखेंगे, विकेंद्रिता, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विकेंद्रिता, क्या लिखेंगे, विकेंद्रिता गंधिता, क्या लिखेंगे, गंधिता लिखेंगे, विकृत गंधिता। अब देखिए इसको समझिए क्या है, देख लीजिए, किसी तेल या वसा, अब लिखिए किसी तेल या वसा पदार्थ के ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाना विकृत गंधिता का था। अब इस बात को समझिए क्या है कि किसी भी, अब देखिए अब समझिए ये भोजन वाली बात है, किसी तेलीय या वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। क्या लिख सकते हैं आप, परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखिए, किसी तेलीय, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कलर चेंज कर देते हैं तब देखने में अच्छा लगेगा, लिखिए किसी, क्या लिखेंगे, लिखिए किसी तेलीय या क्या लिखिए, तेलीय या वसा, क्या लिखेंगे, तेलीय या वसा, क्या लिखेंगे, तेलीय या वसा, क्या लिखेंगे, तेलीय या वसा युक्त, क्या लिखेंगे, यदि तेलीय या वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन, क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाना ही क्या कहलाता है, विकेंद्रिता कहलाता है। क्या कहलाता है, विकेंद्रिता कहलाता है, विकेंद्रिता कहलाता है। इस बात को समझिए। अब देखिए क्या है कि विकेंद्रिता, किसी तेलीय या वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाना। तो अब देखिए क्या है कि अब यहाँ पर समझिए विकेंद्रिता मतलब क्या है कि जब देखिए तेलीय माने कि भोजन, देखिए भोजन को आप अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख देंगे तो वह खराब हो जाएगा। अगर अब देखिए विकेंद्रिता की बचने के लिए क्या करते हैं कि आप अगर रेफ्रिजरेटर समझते हैं, फ्रिज जिसे कहते हैं, उसमें रख देंगे तो खराब नहीं होगा। अब भोजन को बनाकर ऑक्सीजन के माने कि रख दीजिए 2 दिन, एक दिन बाहर में रखेंगे तो खराब हो जाए, तो उससे कहते क्या है, विकृत गंधिता। तो इस बात को समझ गया। अब देखिए विकृत गंधिता को समझिए, या किसके उपस्थिति में आकर खराब हो जाता है, या दुर्गंध देता है, मैंने कि बदबू देने लगता है या खराब हो जाता है, तो इसे विगंधिता कहते हैं। अब यह देखिए भोजन को विगंधिता से कैसे बचाए, तो ये भी आप जान लीजिए। क्या जानेंगे कि हम तब तक में क्या करते हैं कि बोर्ड को साफ कर लेते हैं। चलिए बोर्ड को साफ करते हैं। चलिए
चलिए तब तक में बैठिए मत, आप बताइए कि विगंधिता क्या है। आप बताइए, एक उदाहरण अपने कमेंट बॉक्स में करिए कि लोहा से कैसे बचे, लोहा से जंग लगने से कैसे बचाए। लिख दिए क्या, कमेंट कर दिए। अब उसके बाद हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि भोजन को दुर्गंधित होने से कैसे बचाए। लिखिए यहाँ पर भोजन, लिखिए भोजन, लिखेंगे भोजन, भोजन को क्या लिखेंगे, भोजन को खराब, क्या लिखेंगे, भोजन को क्या लिखेंगे, भोजन को खराब, या खराब, क्या लिखेंगे, खराब या क्या लिखेंगे, इसी को इसलिए लिखेंगे दुर्गंधिता, क्या लिखेंगे, दुर्गंध, क्या लिखेंगे, दुर्गंधिता लिख दीजिए। अब दुर्गंधिता से कैसे बचाए, क्या लिखेंगे, कैसे बचाए, ये बात हुआ। अब देखिए भोजन में क्या करता है कि भोजन को जब आप 2 दिन रख देते हैं या 1 दिन से कुछ अधिक रखते हैं तो क्या करता है कि भोजन बदबू देने लगता है। तो उससे कैसे बचाएं, उसका क्या अभिक्रिया है। देखिए पहला नंबर में कि भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर, पहला में लिखिए आप क्या लिखिए, भोजन को लिखिए, भोजन को क्या लिखेंगे, भोजन को क्या लिखेंगे, भोजन को रेफ्री, देखिए लिखिए रेफ्री, क्या लिखेंगे, भोजन को रेफ्री जनरेटर में जनरेटर, क्या लिखेंगे, भोजन को रेफ्री जनरेटर क्या सही है, देखिए तो जनरेटर को एक बार देख लीजिए तो जनरेटर देखिए तो जनरेटर सही है क्या, जनरेटर, रेफ्रिजरेटर। अब देखिए अब सही होगा कि भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर। अब देखिए इसका मतलब रेफ्रिजरेटर को आप क्या कहते हैं, आप अपने इसको इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर कहते हैं, लेकिन देहाती भाषा में से फ्रिज कहते हैं। फ्रिज में रख देंगे भोजन को तो खराब नहीं होगा। अब दूसरा इसका समझिए, भोजन को ऑक्सीजन से दूर रखना। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है कि भोजन को क्या लिखेंगे, भोजन को ऑक्सीजन से दूर रखना, ये बात को समझ गए। अब तीसरा क्या देखेंगे आप, तीसरा में देखिए जब भोजन को ऑक्सीजन से दूर रखेंगे तो वह खराब नहीं होगा और या दुर्गंधिता नहीं होगा, समझ गए, या विगंधिता नहीं होगा, समझ गए ना इस बात को। अब उसके बाद समझिए भोजन में एंटी क्या लिखेंगे, भोजन में देखिए, लिखिए यहाँ पर भोजन में लिखिए, भोजन में एंटी, क्या लिखेंगे, भोजन में एंटी क्या लिखेंगे, भोजन में लिखेंगे एंटी ऑक्सीडेट, क्या लिखेंगे, ऑक्सी क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेट एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर ये एक क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये एक इसका क्या है कि आप मान लें कि भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर, ये क्या है कि एक माने कि दवाई माने कि एक पदार्थ है, इसको मिला देंगे भोजन में तो खराब नहीं हो। देखिए आप चिप्स खाते होंगे, माने कि कुरकुरे खाते होंगे कि बाजार में भी मिलता है या दुकान में मिलता है, तो वह खराब क्यों नहीं होता है। उसमें क्या करता है कि उसमें जो है ना ऑक्सीजन को हटाकर उसके चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस दे दिया जाता है, तो तब उसे लिए वो खराब नहीं होता है। अब उसके बाद जानेंगे कि आप मोमबत्ती की क्या जानेंगे आप, अब उसके बाद जानेंगे आप क्या जानेंगे कि आप जानेंगे आप उसके बाद कि दहन के लिए आवश्यकता शर्त। अब क्या जानेंगे कि दहन के लिए, अब देखिए ये बात जो था ना कि अदहनशील के बाद बताना चाहिए, लेकिन यहाँ पर छूट गया था, इसीलिए अभी हम बता देते हैं कि अब देखिए ये बात तभी बताना था कि क्या बताना था कि दहन, देखिए दहन जो बता रहे थे, दहन के क्या, देखिए दहन के लिए क्या बता रहे थे, दहन के लिए आवश्यकता, देखिए दहन के लिए आवश्यक शर्त, दहन के लिए क्या बता रहे थे कि आवश्यक शर्त, क्या लगे, दहन के लिए क्या बता रहे थे, दहन के लिए आवश्यक शर्त। तो शर्त जो बता रहे, तो शर्त, पहला शर्त क्या होगा, इस बात को समझ लीजिए। ये पहले बताना था लेकिन छूट गया था, पर मैंने देखे तो बता दिए, कोई बात नहीं, आगे पीछा होते रहता है। अब देखिए पहला इसमें क्या है, पहला समझिए कि दहनशील पदार्थ की
उपस्थिति में क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहला नंबर में दहनशील, दहनशील पदार्थ, क्या लिखेंगे, दहनशील पदार्थ, दहनशील पदार्थ के उपस्थिति में, क्या लिखेंगे, दहनशील पदार्थ के उपस्थिति में लिखेंगे, उपस्थिति में, ये दहनशील पदार्थ की उपस्थिति में होगा। अब दूसरा क्या लिखेंगे, अब दूसरा आप लिखेंगे, उसी में लिखेंगे दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति में, क्या लिखेंगे, दहन, लिखिए दहन, दहन के पोषक, क्या लिखेंगे, दहन के पोषक, पोषक पदार्थ, पदार्थ के उपस्थिति में, देख लीजिए उपस्थिति में लिखा हुआ है। अब उसी प्रकार से देखिए तीसरा में क्या जानेंगे, तीसरा में हम जानेंगे कि ज्वलन ताप की प्राप्ति में, ज्वलन क्या जानते हैं कि क्या लिखेंगे, ज्वलन, ज्वलन ताप, ताप के उपस्थिति में, ताप के उपस्थिति में। अब इस बात को समझिए कि ज्वलन ताप के उपस्थिति में होगा। अब देखिए दहन की क्रिया वह शर्त की बात होगा, दहन की क्रिया तभी होगा, किसी भी पदार्थ तभी जल सकता है कि दहन की, देखिए दहन के लिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो दहन नहीं होगा। आप किसी डब्बा में क्या करिए कि एक तिल्ली को आग लगा कर गिरा दीजिए, वो बंद हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, वायु नहीं। अब देखिए दहन की पोषक पदार्थ के उपस्थिति में, दहन की जब तक पोषक पदार्थ नहीं रहेगा, माने कि लकड़ी नहीं रहेगा, तब तक आप आग लगा ही नहीं सकते। अब देखिए ज्वलन ताप के प्राप्ति में या उपस्थिति में वही बात हुआ, तब ये जलता, माने कि आग माचिस रहेगा तब नहीं लगा सकते, ये बात था, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए ज्वाला के मुख्य 4 क्षेत्र होते हैं। अब देखिए ज्वाला का, अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि देखिए ज्वाला का क्या है, देखिए ज्वाला का कितना क्षेत्र होता है कि ज्वाला का मुख्य 4 क्षेत्र होता है। ज्वाला का मुख्य कितने क्षेत्र होता है कि ज्वाला का मुख्य 4 क्षेत्र होता है। देखिए यहाँ पर लिखिए, तो आप लिखिए ज्वाला, क्या लिखेंगे, ज्वाला, ज्वाला के मुख्य 4 क्षेत्र होते हैं, 4 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र देखिए, पहला क्षेत्र में क्या हो जाएगा, पहला क्षेत्र में हो जाएगा आप सबको कि नीला, देखिए नीला क्षेत्र, नीला क्षेत्र। अब देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आप सबकी बुक में लिखा है कि काला क्षेत्र, काला क्षेत्र, काला क्षेत्र। अब तीसरा में क्या हो जाएगा, तीसरा में समझिए, तीसरा में हो जाएगा आप सबको, अब देखिए तीसरा में हो जाएगा दीप्त, दीप्त क्षेत्र, तीसरा में हो जाएगा दीप्त क्षेत्र। अब चौथा में क्या हो जाएगा, चौथा में हो जाएगा अदीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अदीप्त क्षेत्र। तो अब इस बात को आप समझिए कि ज्वाला के मुख्य 4 क्षेत्र होते हैं कि, अब देखिए चारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। तो अगले क्लास में हम इस सब पर बात करेंगे, और अगले क्लास में हम आशा करते हैं कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण समाप्त हो जाएगा। तो आप सबको हम सब्जेक्टिव क्लास लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर आएंगे, और पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार हर चीज़ समाप्त होगा। तो आप इन सब चीज़ को याद कर लीजिए, और आज की क्लास कैसा लगा या किस प्रकार से लगा आप एक कमेंट कर दीजिए। जय हिंद प्यारे साथियों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद प्यारे साथियों।